ठीक, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए कलचुरी का हम लोगों ने अभी तक है ना उसका लगभग 4 वीडियो आया है। ठीक, इसका मतलब ये है कि कलचुरी का 4 पार्ट हम लोग अभी इसके पहले अभी जो वीडियो चले होने वाली इसके पहले तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप उन चारों वीडियो को क्रम से है ना एक सीक्वेंस आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्थापना कैसे हुआ था कलचुरी वंश का। ठीक है, उसके बाद कौन से शासक ठीक है एक टाइमलाइन में एक क्रम से कैसे आते गए। जैसे उनके संस्थापक का नाम है कलिंग राज, है ना। कलिंग राज के बाद कौन से शासक आए कलचुरी वंश में। ठीक है, उनके बाद इनके जो शासक का क्रम है वो जारी रहता है। इसको हम लोगों ने इसके पहले जो 4 वीडियो आया था वहाँ तक है ना पढ़ लिया है। उसके बाद ये जो है आज रतनपुर में जो कलचुरी वंश जो शासन करते रहते हैं उनका जो है ना लास्ट वीडियो है। ठीक, आज कलचुरी वंश रतनपुर का जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसमें रतनपुर से संबंधित जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी है ना इसको हम लोग क्या है वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से आज कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप कलचुरी वंश का जो पहला वीडियो है वहाँ से आप लोग इसको वीडियो को देखना चालू करें। ठीक है, 5 वीडियो पढ़ें। ठीक, 5 वीडियो को आप कंटिन्यू करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम में जो प्रश्न अगर इस वाले टॉपिक से है ना कलचुरी वंश से संबंधित पूछे जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा संभावना है कि वो हमारे वीडियो से ही आए, है ना। जो वीडियो में आपकी जो क्लास में पढ़ाया गया है मैक्सिमम चांसेस हैं कि परीक्षा में यहीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप रतनपुर के जो कलचुरी वंश है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप पहले जाएं, इसका जो पहले 4 वीडियो आया है उसको अच्छे से पढ़ें। देन आज कलचुरी वंश क्या हो जाएगा पूरी तरीके से रतनपुर का जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब है ना शासक का नाम है तखत सिंह। सबसे पहली बात याद रखना है कि कलचुरी शासक है ना, नाम है तखत सिंह। तखत सिंह के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था शायद कल्याण साय के बारे में, है ना। पिछले वीडियो में आप लोग जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कल्याण साय के बारे में, है ना। जिन ठीक, तो उसी के समय उसके बाद है ना कल्याण साय के बाद तुरंत ही आने वाले जो शासक है नाम क्या है तो तखत सिंह। ठीक है, नाम क्या है तो तखत सिंह। और दूसरी चीज़ क्या है कि औरंगजेब के समकालीन थे। किसके? तो औरंगजेब के समकालीन थे, आपको याद रखना है। देखिए तखत सिंह जिस समय शासन कर रहे थे उस समय शिवाजी है ना सभी इनके नाम से परिचित हैं। ये जो है आगरा किले से क्या होते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, और आगरा किले से भागकर सरगुजा रियासत है ना। देखिए इसको जानने के लिए आपको है ना भारतीय इतिहास को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। शिवाजी है ना मराठा शासक है, उनके बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते रहते हैं उस समय। ठीक है, इनकी एक युद्ध की नीति युद्ध विजय अभियान ये चला रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके तहत ये बहुत सारे आसपास के जो क्षेत्रों को है ना जो इनके आसपास के जो अलग शासक होते हैं उनके क्षेत्रों को युद्ध के द्वारा क्या करते हैं युद्ध के माध्यम से विजित कर लेते हैं, जीत लेते हैं और उन पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो उसमें ये क्या करते हैं बहुत सारे किले को है ना गढ़ को ठीक है और आसपास के जो शासक का जो अधिकार आधिपत्य वाला क्षेत्र है उनको भी क्या करते हैं जीत कर अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर देते हैं। ठीक, तो भारतीय इतिहास में खैर वहाँ तो अभी हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, 3 शासकों के द्वारा है ना और कि शिवाजी के क्षेत्र में क्या किया जाता है, इनका जीता हुआ क्षेत्र में क्या किया जाता है आक्रमण किया जाता है। जहाँ इनका क्या होता जहाँ इनकी सेना क्या है बुरी तरीके से परास्त होने लगती है और यहाँ से वहाँ से क्या करते हैं ये भाग जाते हैं। ठीक है, वहाँ से बच के क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं। बस उसी से एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे याद रखिएगा आप कि आगरा का किला जो होता है ठीक है जिनको युद्ध के माध्यम से जीते रहते हैं वहाँ पर जब ठीक है आक्रमण होता है तो वहाँ से क्या होता है शिवाजी जो है भाग जाते हैं और भाग कर ये जो सरगुजा रियासत रहता है उस समय ठीक है वहाँ से क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में ये प्रवेश करते हैं और याद रखेंगे रतनपुर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रतनपुर रायपुर इन जगहों से होते हुए चंद्रपुर महाराष्ट्र और कबीरगंज महाराष्ट्र होते हुए ये अपने स्थान रायगढ़ महाराष्ट्र पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि सरगुजा कि शिवाजी जो हैं आगरा के किले से जब भागते हैं है ना आगरा से किले से भागते हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जो सरगुजा रियासत है यहाँ से क्या करते हैं प्रवेश करते हैं और साथ ही रतनपुर रायपुर चंद्रपुर जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है साथ ही करीमगंज जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है इससे होते हुए वो अपने निवास स्थान है ना वो अपने इस जो शासन वाला स्थान होता है रायगढ़ महाराष्ट्र वहाँ क्या करते हैं पहुँचते हैं।
तो तखत सिंह के समय ये देखने को आपको मिला कि शिवाजी जो है कुछ समय के लिए रतनपुर होते हुए क्या हुए थे, गुजरे थे। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि तखत सिंह के शासनकाल के समय शिवाजी जो है रतनपुर शासन क्षेत्र से, है ना, क्या हुए थे, तो गुजरे थे। ठीक है, चलिए तखत सिंह के बारे में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि 17वीं सदी के अंत में इन्होंने तखतपुर शहर का क्या किया था, बसाया था। ठीक, तो तखतपुर शहर का निर्माण किया था या तखतपुर शहर को बसाया किसने था, तो आपको याद रखना है तखत सिंह ने। कब, तो 17वीं सदी के अंत में। ठीक ये पूरी बातें हो गई तखत सिंह के बारे में। ठीक है, तो आप तखत सिंह के बारे में इतनी चीज़ याद रखेंगे कि ये तो है औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, और इनके समय में ही शिवाजी जो है क्या है, शिवाजी जो है ना, सरगुजा रियासत से प्रवेश कर रतनपुर रायपुर क्षेत्र से होते हुए कुछ समय के लिए ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या करते हैं, रहते हैं। उसके बाद ये शिवाजी जो है अपने शासन वाले क्षेत्र महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है वहाँ क्या करते हैं, चले जाते हैं। और 17वीं सदी के अंत में, है ना, तखत सिंह द्वारा ही तखतपुर शहर बसाया जाता है, जो कहाँ है, तो बिलासपुर जिले में है, याद रखना है ना। तखतपुर जो शहर है वो तखत सिंह के द्वारा ही बसाया गया है। ठीक, ये अब यहाँ तक क्या बातें, ये बातें हो गई कंप्लीट। चलिए अब तखत सिंह के बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि शासक कौन है। नाम आपको याद रखना है, राय सिंह। तखत सिंह के बाद जो आगे आने वाले कलचुरी शासक हैं उनका नाम क्या है, तो राय सिंह। ठीक है, तखत सिंह के बाद आगे आने वाले जो कलचुरी शासक का नाम है राय सिंह। राय सिंह से संबंधित चीज़ें हम लोग देखते हैं कि रतनपुर के पास ही राजपुर, जिसको जूना शहर कहा जाता है, को बसाया था। ठीक है, राय सिंह के बारे में आपने लोगों ने यहाँ पे देखा कि रतनपुर के पास ही राजपुर नाम का एक जगह है, ठीक है, जिसको जूना भी कहा जाता है। उस शहर को बसाया किसने था, तो राय सिंह ने। ठीक है, और रतनपुर में, है ना, जो बादल महल है वो किस स्थान पे है, राजपुर में। ठीक है, रतनपुर में जो बादल महल है वो राजपुर स्थान पे है। ये इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राय सिंह ने। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि रतनपुर में जो राजपुर है ना, जिसको जूना शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसको बसाया किसने था, राय सिंह ने। और इसी राजपुर में बादल महल का निर्माण किसने करवाया, तो राय सिंह ने। ठीक है, उसी राजपुर में बादल महल का निर्माण किसने करवाया, तो उसका नाम है राय सिंह। ठीक है, राय सिंह के समय प्रसिद्ध दरबारी कवि इनके थे, नाम है गोपाल मिश्र। ठीक है, राय सिंह के एक प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, नाम क्या है, तो गोपाल मिश्र। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोपाल मिश्र की एक रचना है, नाम है खूब तमाशा। ठीक है, 1889 आपको याद रखना है ना। तो राय सिंह के जो प्रसिद्ध दरबारी हैं, नाम है उनका गोपाल मिश्र। ठीक है, गोपाल मिश्र की खूब तमाशा जो रचना है, इसको परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राय सिंह की जो रचना है जिसका नाम है खूब तमाशा, इसको परीक्षा में क्या किया गया है, पूछा गया है, आप उसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, तो राय सिंह के दरबारी कवि नाम है गोपाल मिश्र। ठीक है, गोपाल मिश्र की रचना आपको याद रखना है खूब तमाशा। ठीक, गोपाल मिश्र की रचना का नाम आपको याद रखना है खूब तमाशा। और इसी समय आप सन याद रखेंगे, 1889 में इन्होंने क्या किया था, खूब तमाशा का रचना किया था। ठीक है, गोपाल मिश्र जो इनके क्या हैं, कवि हैं, दरबारी कवि हैं, उनके द्वारा 1889 में खूब तमाशा की रचना की गई थी। ठीक है, अब देखिए इस खूब तमाशा में ना औरंगजेब की नीतियों की कटु आलोचना की गई है, किसके द्वारा, तो गोपाल मिश्र के द्वारा। ठीक है, उस समय दिल्ली के, है ना, दिल्ली के शासन में कौन बैठते थे, तो उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। और ठीक है, मुगलों का शासन चल रहा था, तो मुगल शासक नाम है औरंगजेब। उनकी जो नीतियाँ थी, है ना, वो ज़्यादातर क्या होता था कि इनके अधीन वाले क्षेत्र, ठीक है, पूरे भारत में, है ना, ज़्यादातर जो उस समय जो क्षेत्र था वो उनके अधीन था, किनके, तो मुगलों के अधीन था। तो उस समय, ठीक है, तो उनके द्वारा जो शासन की जो नीतियाँ चलाई जाती थी, है ना, उनकी प्रशासनिक जिस तरीके की राजनीतिक प्रशासनिक इकाई थी, वही उनके पूरे क्षेत्र में क्या होते थे, चलते थे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप राय सिंह के दरबारी कवि खूब तमाशा, इनकी जो रचना है खूब, हाँ देखिए राय सिंह की दरबारी कवि नाम है गोपाल मिश्र। ठीक है, नाम आपको याद रखना है गोपाल मिश्र। उनकी रचना है खूब तमाशा। ठीक है, खूब तमाशा में औरंगजेब की कटु आलोचना, है ना, तीखी आलोचना ये की गई है, किसके द्वारा, तो गोपाल मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो खूब तमाशा में औरंगजेब की कटु आलोचना, तीखी आलोचना ये की गई है, किनके द्वारा, तो गोपाल मिश्र के द्वारा। ठीक, अब देखिए राय सिंह के पुत्र का नाम है विश्वनाथ सिंह।
ठीक है। राजसिंह के बारे में याद रखना है आगे आपको कि इनके पुत्र का नाम है विश्वनाथ सिंह, ठीक है। जब इसके पुत्र विश्वनाथ सिंह को पता चला कि ये जो है नियोग प्रथा से पैदा हुए हैं, तो इसकी जानकारी मिलने पर विश्वनाथ जी आत्मग्लानि के कारण क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। राज सिंह के बारे में यहाँ आप लोगों ने क्या जाना कि उनके पुत्र का नाम है विश्वनाथ सिंह। जब विश्वनाथ सिंह को यह ज्ञात होता है कि विश्वनाथ सिंह का जो जन्म है वो जो है उनके पिता है ना, उनके पिता के नियोग प्रथा के द्वारा हुआ है, तो क्या करते हैं, आत्मग्लानि से है ना, आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार क्या है, उचित उत्तराधिकार इनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। राज सिंह के बाद आगे शासन को आगे बढ़ाने वाला शासक इनको मिल नहीं पाता है, तो उसी समय शासन करते रहते हैं रायपुर शाखा, ठीक है। इसके बारे में इसके आने वाले वीडियो कल है ना, कल जो वीडियो आएगी और परसों जो वीडियो आएगी वो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित रहेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रतनपुर के कलचुरी शासक है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रायपुर में जो कलचुरी शासक है उनके बारे में। तो राज सिंह के बाद आप लोगों ने क्या, राज सिंह के बाद आप लोग क्या देखते हैं, ठीक है, कि इनके पुत्र विश्वनाथ सिंह को जब ये ज्ञात होता है कि वो अपने पिता के नियोग प्रथा के द्वारा पैदा हुए हैं, तो आत्मग्लानि के कारण, ठीक है, शर्म के कारण क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके बाद है ना, शासन की बागडोर को संभालने वाला अगला कोई शासक होता नहीं है, ठीक है, अगला कोई शासक इनके पास होता नहीं है। तो इसके बाद ये क्या करते हैं कि रतनपुर के जो कलचुरी शासक जो यहाँ तक शासन करते रहते हैं, ये जो है रायपुर में जो कलचुरी शासक हैं नाम है मोहन सिंह, ठीक है। रायपुर शाखा के जो कलचुरी शासक के नाम है मोहन सिंह, इनको क्या उत्तराधिकार नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने, उत्तराधिकार, ठीक, उचित उत्तराधिकार नहीं होने के कारण, ठीक है, राय सिंह क्या करते हैं, रायपुर के जो कलचुरी शासक हैं नाम है मोहन सिंह, उनको क्या करते हैं, रतनपुर का भी है ना शासक को उत्तराधिकार नियुक्त कर देते हैं। अब देखिए राय सिंह जब मृत्यु के समय थे, है ना, मृत्यु की सैया पे क्या हुए थे, बेचारे लेटे हुए थे, तो उस समय मोहन सिंह है ना, जिनको क्या किया गया था, रतनपुर का शासक नियुक्त किया गया था, ये उपस्थित नहीं होते हैं। तो राज सिंह अपने चाचा नाम है सरदार सिंह, इनको जो है सत्ता सौंप देते हैं, ठीक। राज सिंह के शासनकाल में देखिए क्या हुआ, जब मृत्यु उनके करीब होती है ना, जब ये मृत्यु के समय क्या करते हैं, अपने जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो उस समय मोहन सिंह जो है इनके पास नहीं होते, ठीक है। तो अपने मृत्यु की सैया पर लेटे हुए ये जो है अनुपस्थित मोहन सिंह के स्थान पर अपने चाचा नाम है सरदार सिंह को रतनपुर की जो कलचुरी वंश की शासन की जो बागडोर है वो क्या करते हैं, सौंप देते हैं, ठीक। चलिए देखिए ये सारी बातें हो गई राज सिंह के बारे में, ठीक है। राज सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि रतनपुर के पास राजपुर जो जूना शहर है उसका इन्होंने क्या किया था, उसको बसाया था। साथ ही राजपुर में ही बादल महल का निर्माण किसने किया, तो राज सिंह ने किया था, ठीक है। इनके समय दरबारी कवि थे, नाम है गोपाल मिश्र, ठीक है। गोपाल मिश्र की जो रचना है खूब तमाशा में क्या किया गया, एक आलोचक पुस्तक है, आपको याद रखना है, औरंगजेब के है ना, औरंगजेब का, जिसमें क्या किया गया, कटु आलोचना किया गया, ठीक है। इसके बाद राय सिंह के जो उत्तराधिकारी इनके पुत्र होते हैं विश्वनाथ सिंह, ठीक है, जो नियोग प्रथा से क्या होते हैं, पैदा हुए होते हैं। जब इसकी जानकारी विश्वनाथ सिंह को होती है तो आत्मग्लानि से क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक। तो अब इनके पास क्या है, राय सिंह के बाद कोई उचित उत्तराधिकार नहीं रह पाता, तो जो है रायपुर में जो कलचुरी शासक उसमें शासन कर रहे होते हैं नाम है मोहन सिंह, उनको क्या करते हैं, रतनपुर का भी उत्तराधिकार नियुक्त कर देते हैं। लेकिन जब राज सिंह की मृत्यु होती है उस समय क्या होता, उस समय होता यह है कि मोहन सिंह जो है उनके पास नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, तो अपने चाचा जो है नाम है सरदार सिंह को रतनपुर की जो कलचुरी वंश है उसके आने वाले उत्तराधिकार की सत्ता को उनको सौंप देते हैं, ठीक। ये पूरी बातें हो गई किसके बारे में, तो राज सिंह के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रघुनाथ सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे फिर मोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं भास्कर पंत। चलिए अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, तो रघुनाथ सिंह के बारे में, ठीक है। 1741 ईस्वी का समय आपको याद रखना है, ठीक है। इस समय जो भोसला शासक है, मराठा शासक, नाम है रघुजी प्रथम, क्या नाम है, रघुजी प्रथम। इनके सेनापति नाम है भास्कर पंत।
ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ पर रघुनाथ सिंह के शासनकाल में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, है ना, युद्ध करते हैं। ठीक, तो रघुनाथ सिंह के बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल के दौरान, ठीक है, रघुजी प्रथम, भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति नाम है भास्कर पंत के द्वारा आक्रमण किया जाता है। कब, तो 1741 को। ठीक है, रघुनाथ सिंह जब रतनपुर की कलचुरी, है ना, रतनपुर की जो उनकी राजधानी होती है वहाँ पे शासन करते रहते हैं, तो उनके शासनकाल के ही दौरान भोसला शासक नाम है रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आक्रमण किसने किया, तो भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने। तो रतन, है ना, कलचुरी शासक लगभग 741 ईस्वी तक रहा, है ना। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शासक के बारे में, योद्धा के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। तो चूँकि ये जो समय था कलचुरी शासन के पतन का समय था, है ना, कलचुरी वंश का ये जो है पतन के समय का, उनके समय, ये समय जो उनकी, है ना, प्रशासनिक और राजनीतिक जो शासन था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। ठीक है, तो इस समय आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, भास्कर पंत के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रतनपुर की जो सेना है और साथ में जो मराठा की सेना जो क्या होती है, रतनपुर पे आक्रमण करती है, इनके मध्य, दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का विरोध या युद्ध आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, भास्कर पंत क्या करते हैं, अपने सेना के साथ रतनपुर पर, है ना, आक्रमण कर देते हैं और इसका विरोध जो है रतनपुर की सेना के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा कि कलचुरी वंश जो है रतनपुर का, है ना, बहुत ही शक्तिशाली एक राजवंश था उसमें देखा जाए तो। ठीक है, और कुछ बहुत बड़े बड़े नाम भी हम लोग पढ़े हैं इनके शासकों के बारे में। ठीक है, जो पूरी तरीके से क्या थे, ताकतवर थे, उनके पास एक अच्छी सेना थी, है ना, और युद्ध में भी वो क्या थे, पूरी तरीके से पारंगत थे, महान वीर थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रघुनाथ सिंह के समय जब ये शासन कर रहे होते हैं, भास्कर पंत आता है अपने सेनाओं के साथ युद्ध, है ना, और आक्रमण करता है। इसका विरोध रतनपुर के सैनिकों के द्वारा नहीं किया जाता है, नहीं रघुनाथ सिंह के द्वारा किया जाता है। क्यों, देखिए इसी समय रघुनाथ सिंह जो है पुत्र वियोग से दुखी रहते हैं। ठीक है, ये इतना दुखी होते हैं कि इनके शासन पर, है ना, कि इनके शासन क्षेत्र पर भास्कर पंत के द्वारा आक्रमण किया जाता है और ये क्या करते हैं, बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, बिना युद्ध किए क्या करते हैं, तो आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक, तो रघुनाथ सिंह के समय में यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जब भास्कर पंत रतनपुर पर आक्रमण करते हैं तो क्या है, होता ये है कि रतनपुर की सेना के द्वारा, है ना, उनका विरोध नहीं किया जाता। ठीक है, उनका विरोध नहीं किया जाता है, ना ही इनके द्वारा कोई युद्ध देखने को मिला है। तो देखिए रतनपुर और मराठों की सेना के मध्य कोई युद्ध नहीं होता और रघुनाथ जी जो होते हैं वो अपने पुत्र वियोग, है ना, उनके पुत्र की मृत्यु होने के कारण उसके दुख में इतना दुखी हो जाते हैं कि वो युद्ध नहीं करते और आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब रघुनाथ सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण किया जाता है तो यहाँ से जो है कलचुरियों की जो अधीनता होती है ना, आधिपत्य होता है, उनका शासन जो है ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण करते हैं तो कलचुरी वंश का आधिपत्य, ठीक है, इनके शासन की जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, जो शासन का केंद्रीकरण होता है, क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भास्कर पंत जब रतनपुर पर आक्रमण करते हैं तो रघुनाथ सिंह जो है ना, उसका विरोध नहीं करते हुए पुत्र मृत्यु के दुख में, है ना, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, बिना लड़े ही अपने शासन का जो क्षेत्र है वो भास्कर पंत को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि रघुनाथ सिंह के समय शासनकाल में कलचुरी वंश का आधिपत्य है, जो शासन का जो इनका शक्ति था वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और ये अपने आप को सौंप देते हैं किसको, भास्कर पंत को। ठीक, चलिए देखिए, इससे ये बातें साबित होती है यहाँ पे कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, कलचुरी वंश का, चूँकि इसके बाद जैसे ही बिना युद्ध किए इन्होंने अपने शासन क्षेत्र और खुद को क्या कर देते हैं, हार मान जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो पूरा का पूरा शासन का जो अधिपत्य है ये किनके हाथ में चला जाता है, भोसलों के, है ना, किसके हाथों में, तो भोसलों के, और जो उनके सेनापति है भास्कर पंत के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कलचुरियों का जो अंतिम शासक था, ठीक है, कलचुरी वंश का बिना नियंत्रण के, बिना अधीनता के, वो कौन था, कलचुरी वंश का अंतिम शासक, तो नाम आपको याद रखना है, रघुनाथ सिंह। ठीक है, कलचुरियों में अंतिम शासक वो था जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, कौन सा, तो रघुनाथ सिंह। ठीक है, और इनके बाद ही, इनके शासन के कुछ समय बाद ही क्या होता है, भास्कर पंत का आक्रमण होता है और ये अधीन चले जाते हैं किनके, तो भोसला शासक के। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें आपको देखने को मिली कि कलचुरियों को जो अंतिम स्वतंत्र शासक थे कौन थे, नाम है रघुनाथ सिंह, और साथ ही मराठों के अधीन जो पहले शासक हैं, वो पहले कलचुरी शासक है, वो कौन है, तो रघुनाथ सिंह। ठीक है, याद रखिए जब सत्ता इनको सौंपा जाता है तो इनका शासन को है पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है,
यही उसके मुखिया होते हैं शासन के, है ना। राजनीति इनकी नीतियों के अनुसार ही उनके जो शासन क्षेत्र क्या है कामकाज होता था, ठीक है। शासन प्रशासन और साथ ही राजनीतिक जितनी भी चीज़ें थी सबके ये क्या थे, मुखिया थे, है ना। इन्हीं के कहे अनुसार काम होता था। तो कुछ समय बाद होता यह है कि भोसला सेनापति रघुजी प्रथम, माफ़ करिएगा, भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत इनके क्या करते हैं, अधिकार क्षेत्र में आक्रमण कर देते हैं। और ये आक्रमण का पुत्र वियोग में क्या दुखी होकर क्या करते हैं, विरोध नहीं करते, ठीक है। अपने राज्य को बचाने के लिए किसी भी तरीके से, है ना, युद्ध कर ये अपने बचाव का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और ये आत्मसमर्पण कर लेते हैं। आत्मसमर्पण करते ही जो कलचुरियों के जो आधिपत्य होता है ना, जो स्वतंत्र शासन होता है, ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी को यहाँ पे कहा गया है कि कलचुरी के जो अंतिम शासक हैं, अंतिम स्वतंत्र शासक, नाम है रघुनाथ सिंह। साथ ही ये जो है बिना युद्ध किए मराठों को अपनी अधीनता क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो मराठों के अधीन जो पहले शासक हैं, ठीक है, मराठों के अधीन जो पहले स्वतंत्र शासक हैं, नाम क्या है, रघुनाथ सिंह। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे देखा कि क्या करते हैं कि भास्कर पंत यहाँ पे आक्रमण करते हैं, रघुनाथ सिंह उनका क्या करते हैं, विरोध नहीं करते। ये क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो रघुनाथ सिंह के जो शासन में जो खजाने होते हैं, उस सभी संपूर्ण खजाने को लूट कर कौन लूट ले लेता है, भास्कर पंत। और साथ ही इन पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाकर ये क्या होते हैं, ये जो है बंगाल विजय अभियान के दौरान, है ना, छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। उसी दौरान ये जो है रघुनाथ सिंह के शासनकाल में आक्रमण करते हैं। तो भास्कर पंत, है ना, जैसे इन्होंने क्या किया, रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण किया। भास्कर पंत जो है रघुनाथ सिंह के शासन में जो खजाने होते हैं उसको पूरी तरीके से लूट लेते हैं और 1 लाख रुपया इनको जुर्माना लगाकर, ठीक है, रघुनाथ सिंह के शासनकाल में 1 लाख रुपया जुर्माना लगाकर ये क्या होते हैं, आगे चले जाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है, जब ये रतनपुर से जाते हैं तो उस समय अपने एक, ठीक है, मुख्तियार, नाम है कल्याण साय गोसाई, इनको नियुक्त कर जाते हैं, ठीक है। देखिए भास्कर पंत, है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे आगे थोड़ी देर पहले देखा, मराठों आत्मसमर्पण कर दिया जाता है रघुनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो युद्ध वहाँ पे होता नहीं है। तो भास्कर पंत जो है रघुनाथ सिंह के शासनकाल में जो इनकी तिजोरी होती है, जो इनके खजाने होते हैं, उसको लूट लेते हैं, ठीक है। उसको लूट कर अपने साथ लेके चले जाते हैं। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना रघुनाथ सिंह के शासनकाल में क्या करते हैं, कलचुरियों पर लगा देते हैं। और उसके बाद ये रतनपुर से जब जाते समय अपने एक मुख्तियार, ठीक है, अपना एक कहना चाहिए एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे छोड़ के जाते हैं जो इनके शासन का क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। किनकी तरफ से, तो भोसलों की तरफ से, मराठों की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि रतनपुर जाते समय व्यक्ति के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कल्याण सिंह गोसाई, ये अपने मुख्तियार नियुक्त करके जाते हैं, जिसकी, हाँ, जो क्या करते हैं, कलचुरी जो रघुनाथ सिंह है ना, इनके शासन का क्या करते हैं, चूंकि अब ये शासन मराठों के आधिपत्य में चला जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे होती है रघुनाथ सिंह के द्वारा जिस तरीके की शासन चलाई जाती है, उसकी जानकारी जो है भास्कर पंत को कल्याण साय गोसाई के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार थोड़ी सी चीज़ें फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए रघुनाथ सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि इनके शासनकाल में भोसला शासक नाम है रघुजी प्रथम, उनके सेनापति भास्कर पंत के द्वारा आक्रमण किया जाता है। समय है 1741 ईस्वी, ठीक है। और उस समय रघुनाथ सिंह बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उसके पहले क्या होता है, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो इतने दुखी होते हैं कि युद्ध का किसी भी प्रकार का क्या करते हैं, विरोध नहीं करते, ठीक है। अपने शासन को बचाने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का युद्ध या सैन्य कार्रवाई ये नहीं करते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर देते हैं। और उस समय जो है क्या क्या होता है कि रतनपुर जो है ना, कलचुरियों का एक स्वतंत्र क्षेत्र होता है। जैसे ये आत्मसमर्पण करते हैं, जो इनका शासन क्षेत्र है, और साथ में रघुनाथ सिंह और इनकी पूरी प्रजा जो है, ठीक है, भोसला शासन के अधीन चली जाती है, ठीक है, भोसला शासकों के अधीन चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि कलचुरी वंश का यहाँ पे आधिपत्य जैसे ही आत्मसमर्पण करते हैं समाप्त हो जाता है। और ये अंतिम शासक होते हैं, अंतिम स्वतंत्र शासक होते थे, कौन से, रघुनाथ सिंह। और साथ ही मराठों के अधीन जो पहले कलचुरी शासक है, नाम है रघुनाथ सिंह, ठीक है। तो भास्कर पंत, है ना, जैसे कि क्या करते हैं, ये आत्मसमर्पण करते हैं, ये अपने, ठीक है, मुख्य द्वार को खोलते हैं। उसके बाद भास्कर पंत जो है खजाने में जितने भी पैसे होते हैं, है ना, सोने चांदी होते हैं, उसको लूट कर चले जाते हैं। साथ ही इन पर जो है 1 लाख रुपये का जुर्माना क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। इनके अधिकार क्षेत्र को अपने कब्जे में तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनके अधीन, ठीक है, मतलब अधिकार क्षेत्र को अपने कब्जे में तो लेते हैं, लेकिन ये जो है ना, रतनपुर में ही रहकर क्या करते हैं, शासन नहीं करते हैं, बल्कि अपने एक मुख्तियार, नाम है कल्याण सिंह गोसाई के माध्यम से, है ना, शासन की जो है क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक।
चलिए अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। शासक का नाम है मोहन सिंह। ठीक है, शासक का क्या नाम है? तो मोहन सिंह। ठीक, अब ठीक है, रघुनाथ सिंह वाली पूरी बातें यहाँ पे क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में? तो मोहन सिंह के बारे में। ठीक है, रघुनाथ सिंह के बाद अगले आने वाले शासक का नाम क्या है? तो मोहन सिंह। ठीक है, ये वही मोहन सिंह है जिनके बारे में हम लोग राय सिंह के समय पढ़े थे। ठीक है, राय सिंह जब मृत्यु की शैया पर क्या होते हैं? लेटे होते हैं। इनका कोई उचित उत्तराधिकार नहीं होता है। तो ये जो है रायपुर के, है ना, रायपुर के जो मोहन सिंह है ना, रायपुर के जो मोहन सिंह हैं, यही मोहन सिंह यहाँ पे क्या करते हैं? अब शासन करने के लिए आएंगे। तो मोहन सिंह उस समय उपस्थित नहीं होते हैं, तो उन्होंने अपने चाचा, नाम है सरदार सिंह को, क्या करते हैं? सत्ता सौंप देते हैं। ठीक, सरदार सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ जानने वाली बातें हैं नहीं थी, इसीलिए हम लोग उनके बारे में क्या नहीं पढ़ा है ना। 2 या 3 बातें ही उनके बारे में थी। ठीक है, कि उनके शासन का जो समय था, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से उतना, है ना, इम्पोर्टेंट है नहीं। साथ ही उनका कोई उत्तराधिकार नहीं था, उनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या है कि कलचुरी वंश जो देखा जाए रतनपुर के साथ 1741, है ना, 1000 से 1781। ठीक, नहीं 1000 से 1741। ठीक है, 741 समय का इनका क्या होता है? शासन का टाइम पीरियड होता है। तो इसमें क्या बहुत सा सभी चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो क्योंकि सामने आपका पेपर है अगले महीने, है ना, तो उसी को देखते हुए पेपर में जो संभावित प्रश्न जहाँ से पूछे जा सकते हैं, उसी कोई क्षेत्र को हम लोगों ने यहाँ पे क्या वीडियो के माध्यम से लिया है। ठीक है, तो चलिए, रघुनाथ सिंह का शासन जैसे ही समाप्त होता है, अगले वाले शासन जो कौन है? तो मोहन सिंह। ठीक, मोहन सिंह के बारे में पहली बात आपको याद रखना है कि कलचुरी शासक है। ठीक है, लेकिन क्या होते हैं? रघुनाथ सिंह जैसे ही मराठों के अधीन आ जाते हैं, उसी प्रकार आप आगे देखेंगे मोहन सिंह। समय है 1758। समय आपको याद रखना है 1758। प्रथम मराठा शासक, नाम याद रखना है बिंबाजी भोसले। ये छत्तीसगढ़ में मोहन सिंह के समय ही प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, रघुनाथ सिंह के बाद हम लोग आगे बढ़ें किनके बारे में पढ़ने के लिए? तो मोहन सिंह के बारे में। मोहन सिंह के बारे में 1758 में आपको याद रखना है कि प्रथम मराठा शासक, नाम क्या है? बिंबाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले प्रथम मराठा शासक, है ना, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत करते हैं। किसके समय? तो मोहन सिंह के समय। साथ ही याद रखना है कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, ये कौन है? तो मोहन सिंह है। ठीक है, मराठों के अधीन जो अंतिम कलचुरी शासक, नाम आपको याद रखना है मोहन सिंह। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मराठों के अधीन पहले जो कलचुरी शासक है, नाम क्या है? तो रघुनाथ सिंह। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन है? तो मोहन सिंह। दोनों बातें आपको याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलचुरी वंश को जो समाप्त करने का, नष्ट करने के जो षड्यंत्र है, वो किसने रचा था? तो इसी अपने ने, नाम है मोहन सिंह। ठीक है, यही क्या करते हैं? मराठों को, है ना, मराठों को कलचुरी शासन रतनपुर में क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रतनपुर मोहन सिंह ये देख पाते हैं, है ना, कि रघुनाथ सिंह, ठीक है, जैसे जैसे ही क्या होता है, रघुनाथ सिंह, उसके पहले राज सिंह, तखत सिंह, इन सब के शासनकाल में देखा गया कि शासक जो है बहुत ही शक्तिशाली नहीं हुए, है ना। साथ ही इनके समय में कुछ अस्थिरता भी आई है, जिसके कारण क्या होता है, इनका शासन कमजोर होते जाता है। प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था भी उतनी दूरस्थ थी नहीं है। ठीक है, तो मोहन सिंह की क्या होती है, इच्छा जागृत होती है कि ये रायपुर के कलचुरी के साथ ही, है ना, चूंकि रायपुर में शासन कर रहे होते हैं, ये जो है रतनपुर में भी क्या करें, शासन करें। ये अकेले रतनपुर और रायपुर दोनों जगह में क्या करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। तो इनकी एक लालच, इच्छा, है ना, इच्छा के कारण ये क्या करते हैं, मराठों को जब इनको ये पता चलता है यहाँ पे, है ना, इनकी केंद्रीय व्यवस्था जब देखते हैं शासन और राजनीति का जो कमज़ोर हुआ रहता है, तो मोहन सिंह, है ना, मराठों को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि युद्ध करें। ठीक है, उनके साथ ये समझौता कर क्या करने के लिए, यहाँ के शासक बनने के लिए, है ना, वहाँ के शासन अपने हाथ दौर में लेने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि प्रथम मराठा शासक नाम है बिंबाजी भोसला। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत करते हैं मोहन सिंह के समय रतनपुर में। ठीक है, दूसरी बात ये कि मराठों के अधीन अंतिम जो कलचुरी शासक है, नाम है मोहन सिंह। ये जो है कलचुरी वंश की समाप्ति का जो षड्यंत्र है या नष्ट करने का जो षड्यंत्र है वो इनके द्वारा ही रचा जाता है। ये मराठों को क्या करते हैं, युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इनके अंदर, है ना, ऐसी जिज्ञासा कहना चाहिए या लालच आ जाता है कि रतनपुर के भी कलचुरी वंश का भी शासन और साथ में रायपुर दोनों एक साथ अपने हाथ में क्या करें, शासन की बौखलाहट संभालें।
ठीक है, चलिए ये सब बातें कि इनके बारे में हो गई, मोहन सिंह के बारे में, और इतनी चीज़ें आप क्या करेंगे यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो मोहन सिंह के बारे में इतना ही चीज़ें आपको याद रखना है कि मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक, साथ ही जो बिम्बाजी भोसले वो प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत करते हैं मोहन सिंह के समय, और मोहन सिंह जो है कलचुरियों को समाप्त करने में इनका पूरी तरीके से सहयोग होता है, जो षड्यंत्र है इनके द्वारा ही रचा जाता है, और ये जो मराठों को है ना कलचुरी वंश में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए है ना अंतिम कलचुरी शासक, इसको जनरली पेपर में प्रथम है ना अंतिम इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। यहाँ पर जो है रतनपुर के जो कलचुरी शासन है वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक, जो शासक है और शासन है यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग भास्कर पंथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं 1741 में बंगाल विजय अभियान के दौरान क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। उसी दौरान ये क्या करते हैं कि रघुनाथ सिंह के जो शासनकाल उस समय चल रहा था उन पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ठीक, चलिए नाम याद रखना है भास्कर पंत। ये मराठों के जो भोसला सेनापति हैं, नाम है रघुजी प्रथम, उनके क्या है सेनापति होते हैं। ठीक, मराठों के जो शासक है नाम रघुजी प्रथम, इसके सेनापति का नाम क्या है, तो भास्कर पंत है। ठीक है, तो भास्कर पंत के बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिली है। पहले चीज़ ये कि मराठों के जो शासक है नाम रघुजी प्रथम, उनके सेनापति हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बंगाल विजय अभियान के लिए निकले होते हैं। ठीक है, भास्कर पंत जो है बंगाल विजय अभियान के दौरान निकले होते हैं। इसी दौरान ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरते हैं। ठीक है, इसी दौरान ये छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं, और इसी दौरान ये जो है रतनपुर पर है ना रघुनाथ सिंह के शासनकाल पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो 1741 इस समय याद रखना, जब ये विजय अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरते हैं तो ये रघुनाथ सिंह के शासनकाल में 1741 में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और इनके आक्रमण के 3 या 4 साल बाद 1744-45 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, भास्कर पंत की मृत्यु 1744-45 में हो जाती है। जब ये बंगाल विजय अभियान के दौरान वापस लौट कर आते हैं तो अलीवर्दी खां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये छत्तीसगढ़, ये भारत के इतिहास में आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा, बंगाल के बारे में है ना, अलीवर्दी खां के बारे में। ठीक है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास में। ठीक है, जहाँ बंगाल की शासन क्षेत्र में होता है। ठीक, तो याद रखना 1744-45 जब ये बंगाल विजय अभियान से वापस लौटते हैं, उसी समय बंगाल के शासक नाम है अलीवर्दी खां के द्वारा धोखे से मनकुट्टा नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके, तो भास्कर पंत के। ठीक है, भास्कर पंत के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 1741 में जो है रघुनाथ सिंह के शासनकाल में आक्रमण करते हैं। भास्कर पंत जो है रघुजी प्रथम जो घोसला शासक होते हैं उनके सेनापति होते हैं। ये बंगाल विजय अभियान उस समय क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। उसी दौरान ये छत्तीसगढ़ आते हैं। 1741 में रघुनाथ सिंह जी के शासनकाल में आक्रमण करते हैं। ठीक, उसके बाद 3-4 साल बाद 1744-45 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब ये बंगाल विजय अभियान से वापस लौटते रहते हैं, उसी समय बंगाल के शासक नाम है अलीवर्दी खां, है ना, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, इन सब चीज़ों के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। वो जो है धोखे से मनकुट्टा नामक स्थान पर एक भास्कर पंत की क्या कहते हो, हत्या कर देते हैं। ठीक, ये पूरी बातें हुई रतनपुर के जो कलचुरी वंश है उसके बारे में। ठीक, ये कलचुरी वंश का जो है 5वां वीडियो है, आप 5 वीडियो को देखेंगे। ठीक है, लगभग सभी वीडियो मिला के वही 2-2.5 घंटे के आसपास का वीडियो मैक्सिमम होगा। तो ठीक, मोर देन इनफ है ना, इतना मोर देन इनफ है। मुझे नहीं लगता कि पेपर में इससे कहीं बाहर प्रश्न पूछे की कोई संभावना भी है ना। तो वो रेयर टू रेयर ही है कि मतलब कहीं ऐसा हो कि इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, रेयर कंडीशन ही होगा वैसा। बाकी आप 5 वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें। आज जो है ये पूरी तरीके से कलचुरी वंश जो है रतनपुर का क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आने वाले 2 या 3 वीडियो से हम लोग रतनपुर के कलचुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके थी, राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके थी, कौन कौन से अधिकारी या व्यक्ति के द्वारा किस किस तरह का काम किया जाता है, उन सब चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले जाएँ, इससे पहले वीडियो से लेकर आज के जो 5वां पार्ट है, 5 को अच्छे से देखें, यहाँ से पढ़ें, है ना। आने वाले पेपर में निसंदेह आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसके बाद आपके क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में और क्या पढ़ रहे थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और अभी सामने वाला हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी जो होती है, छत्तीसगढ़ की जो इतिहास होता है ना स्वतंत्रता आंदोलन के समय का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही आज करेंट अफेयर के देखते हैं 1 या 2 क्लास जितनी भी आ जाए। ठीक है, उसको भी कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से क्लास को लाया जाए।
चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। अब इसके बाद आप वेट करिए और देखिएगा, और सहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो छत्तीसगढ़ की भागीदारी होती है उसके बारे में जो अगला वीडियो आएगा वो रहेगा।